बाबा और बाबा का ज्ञान। खैर ऐसे कई सारे ऑपरेशंस में जहाँ इतनी दुआएं कमाई कि जब मेरे को दोबारा कश्मीर में भेजा, पहली बार मैं रहा 95 टू 97, जब पूरा मैंने आतंकवादी ऑपरेशन में ही रहा मैं पूरा 2 साल। उसके बाद दोबारा इंडियन आर्मी ने मुझे भेजा वहाँ पे 2011 से 13। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे वो मिलने आते थे लोग, जिनको पता चला ना कि मैं आ गया हूँ, तो मिलने मेरे को आते थे कैंप में। और कई लोग तो मुझे बुलाते थे, कि जैसे कई हाउस बोट वाले मेरे फ्रेंड्स थे, तो वो कहते थे सर आप आइए। और फिर मुझे कहते थे सर आप ना अपने ये जो आपके ओम शांति वाले हैं ना, इनको भी लाओ, हम उनकी सेवा करेंगे। तो सूरज भाई, मृत्युंजय भाई, कितनी बहनें को मैं हाउस बोट में ले जाता था। तो बहनें कहती थी हम यहाँ रह सकते हैं? तो हाउस बोट वाला कहता क्यों नहीं रह सकते हैं आप, ये कर्नल सती का हाउस बोट है, यहीं रहो आप। तो ऐसे उनको ना 2-2 दिन बहनें वहाँ रही उस हाउस बोट में, कश्मीर के डल लेक में। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि हम ज्ञान को यूज करते हुए सेवा कर रहे थे। तो उससे दुआएं खूब कमाई और काम भी हो गया, मिलिट्रीज भी मिल गए, लोग सुधर भी गए। अब आपको ले चलते हैं कारगिल की तरफ, कि 2001 में हमें कारगिल जाने का मौका मिला। उस वक्त मेरी 12 साल की सर्विस हो गई थी। तो मुझे 10,000 से लेकर 17,000 फीट के 10 पोस्ट, कठिन पोस्ट दिए गए। 17,000 फीट में सबसे ऊंची पोस्ट थी। अभी बात हुई ठंड की, तो वहां पे 8 फीट बर्फ गिरती है। कितनी? 8 फीट। टेम्परेचर -20। कपड़े कितने पहनते हैं? अभी मैंने करीब करीब 2 जोड़ी पहने हुए हैं, वहां 4-5 जोड़ी तो पहनने पड़ते। इतनी ठंड होती है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते हो, इतनी ठंड होती है। 24 घंटे आपके कमरे में स्टोव जल रहा होता है, बत्ती वाला, हल्की आंच में, नहीं तो आप जी नहीं सकते हो। अच्छा, तो जब मैं वहाँ पहली बार जब मैं वहाँ पहुँचा, तो सब थोड़ी बहुत शांति थी, है ना, पाकिस्तान और हमारे बीच में, मतलब लड़ाई कम हो रही थी, क्योंकि मैं वहाँ 2001 में गया। 99 में आपको पता है करगिल का युद्ध हुआ था एक, है ना, जिसमें हमने उनको शिकस्त दी। उसके बाद वहाँ पे 3 साल तक हालात ठीक नहीं थे। कैसे हालात थे? कभी हम फायरिंग कर रहे, कभी वो कर रहे, कभी हम कर रहे, वो बहुत फायरिंग बहुत होती थी। अचानक में लोग मर भी जा रहे थे और घायल भी हो रहे थे। तो मैंने अच्छा, तो उस स्थिति में हम वहाँ पहुँचे थे। तो हम बाबा की याद में जब वहाँ पहुँचा, तो मैंने सबसे पहले, मेरी एक आदत है, जहाँ भी जाओ, बाबा ने जो हमें कला सिखाई ना, एक वाइब्रेशंस फैलाने की, जिसको हम कहते हैं दृष्टि देना, दृष्टि दो, वो मैं करता हूँ, हमेशा यूज करता हूँ उस पावर को, क्योंकि वो हमारी सबसे पावरफुल पावर है। आज अगर हम स्वर्ग को ला रहे हैं, तो ऐसे नहीं ला रहे, हम कोई वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, तभी वो स्वर्ग आने वाला है। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी वाइब्रेशंस फैलाई और मैंने सारे पोस्टों का चक्र लगाया। तो मेरा स्थान था 15,000 फीट पे, और मेरे जो सबसे ऊंची पोस्ट 17,000 पे, वहाँ पे एक हमने कैप्टन को रखा था जो मेरे नीचे कार्यरत था। तो सब ठीक चला 2-3 महीने। मई में हम पहुँच गए थे, जून जुलाई अगस्त तक सब ठीक चला, सितंबर भी ठीक चला। अक्टूबर के महीने में पहला हफ्ता था, दुश्मन ने क्या किया, जो पाकिस्तान था वो 17,100 पे थे, हम 17,000 पे थे। एक नया मोर्चा बनाना शुरू कर दिया, जिसमें उनका सेंट्री खड़ा होगा और हमारी तरफ हथियार लेके तैनात होगा। तो जैसे उन्होंने बनाना शुरू किया, तो हमें थोड़ा लगा कि कुछ अजीब सा काम हो रहा है। उससे पहले हम उनसे बात भी कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने बनाना शुरू किया, तो हमारे सेंट्री ने हल्ला किया, साथी आप लोग क्या कर रहे हो? तो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं। कहते हैं भाई काम तो कर रहे हो, पर ये तो मोर्चा बना रहे हैं आप लोग, और वो भी हमारे खिलाफ, हमारे सामने बन रहा है, हमारे ऊपर इसका, है ना। आप तो उन्होंने जवाब तो दिया नहीं, वो बनाते रहे। तो ना साथी काम रोक दो, आप लोग प्लीज मत बनाओ। नहीं, हम तो बनाएंगे, हमारा इलाका है। तो बनाने लगे। तो जो वहाँ कप्तान साहब था, और नया नया था, 2 महीने की सर्विस थी उसकी, तो क्या करना चाहिए, उसको ख्याल आया कि इनको ना थोड़ा डराना चाहिए। तो उसने रेड फ्लैग दिखाया उनको। जैसे रेड फ्लैग दिखाया कि भाई चेतावनी, रोको इस काम को, तो उन्होंने नहीं रोका, करते रहे वो लोग। उसके बाद उसने फिर हमारे कमान अधिकारी को नीचे जो बेस में बैठे थे दूर मुख्यालय में, उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे पाकिस्तान कुछ काम कर रहा है, बना रहा है, मुझे एक आपसे परमिशन चाहिए। कहते हैं बताओ। मैं हवा में 2 गोली फायर करना चाहूंगा मशीन गन से। कहता है 2 गोली? तुम 20 गोली फायर करो। क्योंकि ना हमारे जो फौजी होते हैं ना, उनको बहुत शौक है गोली चलाने का। हमको, है ना, हम शांति के वाइब्रेशन फैलाने में बहुत खुश होते हैं, उन्हें गोली चलाने का बड़ा शौक है। क्योंकि उसका कारण है, कारण ये है कि जब शाम के 7 बजते हैं ना, तो उनकी बोतलें शराब खुल जाती है, और आप यकीन नहीं करोगे 12-1 बजे तक शराब पीते हैं। और साथ में आप समझते हो क्या खा रहे हैं, नॉनवेज तो बहुत खाते हैं। 12 बजे के बाद जो हमारी आत्मिक स्थिति में हम स्थित होते हैं ना, वो अपनी स्थिति में स्थित हो जाते हैं। अब उनको समझ में आता है कि अब मजा आ गया, अब मजे का आनंद कैसे लें, तो गोली चला। तो 12 बजे आप सोचें गोले चल रहे थे हमारे,
वो उनका स्टाइल है। तो उसने कहा हाँ बेटे चलाओ गोली इनके ऊपर, है ना, छोड़ना मत इनको। तो उसने तुरंत 2 मशीन गन उठाई उस ऑफिसर ने, और दुश्मन की तरफ नहीं किया उसने, हवा की में गोली 2 चला दी, ज़्यादा नहीं किया उसने, बस 2 ही गोली चलाई। और उसका एम तो बहुत सिंपल था कि भाई काम रोकें ये लोग जो काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ऊपर बैठा है, हम नीचे बैठे हुए। पाकिस्तान वालों ने कहा अच्छा बच्चों, हमसे दादागिरी, हम इतने ऊपर बैठे तुम नीचे बैठे। हम कहे चलो अभी तुमको हम मजा सके जाएगा। उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी हमारे ऊपर, और वो फायरिंग 1-2 घंटे की तो चल जाता, वो 3 दिन 3 रात फायरिंग होती रही। ओ जबरदस्त फायर किया, और वो ऊपर से थे तो हमको देखते थे, तो क्या करें भाई, काफी फायरिंग हो गई, काफी नुकसान भी कर दिया। तीसरे दिन जब उस ऑफिसर से हम हर महीने ना हर बार रिपोर्ट लेते थे उसे, तो शाम को उसकी रिपोर्टिंग में ऐसा लगा कि वो घबराया हुआ है। तो क्या करना चाहिए, तो समझ में ये आया कि अब इसको रिलीव करना चाहिए, इसको यहाँ से ना इसको उसका स्थान बदल लो और दूसरे को लाओ। तो मेरे कमान अधिकारी ने मुझे रात 9 बजे कहा कि देखो आज मैं उससे बात कर रहा था उस ऑफिसर से, तो मुझे तो वो थोड़ा सा नर्वस दिखा, ऐसा करो उसको अब रिलीव कर दो आप ही खुद जाके, और आप उस स्थान पे बैठ जाओ। तो मैं तो 15,000 पे बैठा था, रात 9 बजे मुझे संदेश मिलता है। तो वहां पे कोई भी रास्ते ठीक नहीं है, सारे रास्ते पथरीले हैं, पत्थरों के बीच से, कई बार तो हम गिर जाते थे उन रास्तों में, क्योंकि कोई ऐसा रास्ता थोड़ी जो इतने सुंदर रास्ते हैं, अच्छी पगडंडियां भी नहीं है वहां पे, और उस हाइट पे तो पेड़ भी नहीं है, आप सांस नहीं ले सकते। अगर आप सीधे पहुंच गए ना 17,000 फीट पे, तो अगले दिन डेड बॉडी उतरेगी, क्योंकि एकदम पानी भर जाता है, या तो फेफड़े में या दिमाग में। तो हम वहां पे जब जाते हैं तो 15 दिन लगाते हैं उस ऊंचाई में जाने के लिए, उसके बाद भी 1 हफ्ता वहां पे चुपचाप बैठे रहते हैं, तब जाके सांस धीरे धीरे ठीक होता है। तो हमने चलना शुरू किया रात को 9 बजे। अगले दिन हम 11:15 बजे पहुंचे। तो जब बाबा की याद में जा रहे थे तो 11:30 बजे तक हमारे यहाँ कानों में आवाज आ रही है, डडम डडम, मतलब फायरिंग चल रही है आपस में। बट 11:30 बजे के बाद देखा आवाज कम हो गई, देखा रुकी गई। तो मैं जैसे 11:15 बजे पहुंचा तो वो ऑफिसर मुझे मिला, बड़ा घबराया हुआ, बड़ा डरा हुआ, है ना। सोचा ये ऑफिसर तो मेरे से बहुत सीनियर है, ये आके तो पहले गाली देगा मेरे को जबरदस्त, फिर मेरे को कहेगा तूने क्यों फायर किया, ऐसा कुछ कहेगा। खैर मैंने तो उसको बहुत प्यार से दृष्टि दी, मैंने कहा कि बच्चे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, अभी तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास अनुभव नहीं था इसलिए तुम थोड़ा समझ नहीं पाया खेल को कैसे खेलना, बट अब आप 16,000 की जो फीट हमारी पोस्ट है वहाँ चले जाओ, मेरे को जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुम आराम करो। फिर मैं वहाँ पे ना, जो हमारे ना फौज में भगवान के प्रति गहरी आस्था है, तो हर जगह पे एक छोटा मंदिर मिलेगा आपको हर पोस्ट पे, तो वहाँ भी एक छोटा मंदिर था। तो मैं बाबा का उसको स्थान समझ के वहाँ खड़ा हो गया, और बाबा को मैं दृष्टि देते हुए कह रहा हूँ कि बाबा आप मुझे अब शक्ति देना, गाइड करना, मैं निमित्त हूँ यहाँ पे, और आप इस स्थिति को ठीक कर लेंगे। मैं अपने कमरे में गया तो कमरा मेरा था 8 फीट बाई 8 फीट का एक लोहे का बंकर, वो मेरा कमरा था। कोई अटैच टॉयलेट नहीं, कोई बाथरूम नहीं, और खाट जो मेरी थी खटिया, वो 6 खाली कनस्तर पे एक प्लाई का पीस है, कहा कि सर ये आपका बिस्तर है। एक उसमें स्लीपिंग बैग रखा था, एक मैट्रेस रखी थी। खैर मेरे को उसको इतनी थकान लग गई थी तो मैं सो गया चुपचाप। सुबह उठा तो तैयार होने के लिए मैंने कहा भाई मुझे स्नान करना है, कहाँ है भाई बाथरूम, मेरे से कहीं होगा कहीं बाथरूम। कहता है, हंसने लगा वो जवान मेरा, कहता है सर यहाँ तो 10-15 दिन में लोग नहाते हैं, कई बार तो महीने में भी 1 बार नहाते हैं। अरे मैंने बोला वो नहाते हैं, मैं तो रोज नहाने वाला हूँ। तो बड़ी मुश्किल से मेरे को नहाने को मिला। खैर मैंने बोला अभी इसको भी ठीक करना पड़ेगा इस व्यवस्था को, क्योंकि वहां पे ऑफिसर्स आते थे ना, बस आके जाने के मूड में रहते थे, मतलब उनको ये तो 2 महीने बाद उतरो यहाँ से, क्योंकि कष्ट वाला पोस्ट था। खैर मेरे को 9 बजे आके हवलदार साहब कहते हैं कि सर अब तो आपको इतना अनुभव है ना युद्ध का और सब कुछ का, तो अभी हम फायरिंग करें इस पे पाकिस्तान पे। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, अभी नहीं करो, थोड़ा सा मुझे मौका दो, मुझे समझना है इसको। कहता है ठीक है सर। तो 1 बजे मेरा वो खाना लाए, खाना खाने लगा तो आवाज आने लगी कानों में, डडंग डडंग। मैंने कहा भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है। चलो खाने को छोड़ दिया, बाहर जाके झांकता हूँ तो देखा जबरदस्त फायरिंग कर रहा है। कौन? पाकिस्तान हम पे, और हमको जैसे उसका एक ही लक्ष्य है, इनको बर्बाद कर दो, फिनिश देम, कोई एक बंदा नहीं बचना चाहिए। तो हम 22 लोग थे उस पोस्ट पे। तो मैंने कहा भाई इसका जवाब का फायर तो दो आप। अब हम नीचे से ऊपर गोली मार रहे हैं, वो ऊपर से नीचे मारे, अब असर तो आप समझ सकते हो ऊपर से होता है ज्यादा। 2 घंटे तक मैं तमाशा देखता रहा, तो मुझे लगा कि ये कुछ खतरा ज्यादा बढ़ रहा है और ये इससे बात बनेगी नहीं, अब क्या करें। तो मेरे साथ तो कौन था? सर्वशक्तिमान परमपिता शिव परमात्मा, सुप्रीम कमांडर था। तो मैं, एक गुफा थी वहां पे 5 फीट लंबी 4 फुट ऊंची, मैं उसमें जाके बैठ गया। ऐसे ही मैं ना, मेरे साथ हमेशा मेरा रेडियो सेट होता था।
तो ऐसे मैं सोचने लगा, तो जैसे मुझे बाबा ने टच किया कि बच्चे, इसको ऐसे तुम नहीं रोक पाओगे, ये तो तुम्हें ना और 10 दिन तक परेशान करेगा, इसके ऊपर ना तोप के गोले फेंको। ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया 3 दिन तक। तो मैंने तुरंत सेट उठाया, मैंने कमान अधिकारी को मिलाया, मैंने कहा सर एक विचार आ रहा है, अगर आप सहमत है तो बताइए। कहते बताओ। मैंने कहा सर हम फायरिंग तो कर रहे हैं पर असर उसी की फायरिंग का ज़्यादा हो रहा है और कष्ट हो रहा है हम लोगों को, क्योंकि उसने हमारी सारी हरकत बंद कर रखी है। तो मैं ये सोचता हूँ कि उस पर तोप के गोले फेंके जाए। तोप के गोले नहीं, तोप के गोले नहीं फेंकूंगा मैं। क्यों सर? अरे एक गोला गिरेगा 50-60 मीटर 70 मीटर 100 मीटर बर्बाद कर देता है वो, तुम लोग परेशान हो जाओगे, तुम लोग को कैजुअलिटी हो जाएगी, मैं नहीं अलाउ करूंगा। मैंने नहीं सर आप एक ही गोला फेंको, मैं देख रहा हूँ, मेरे मेरे मैं उस ऑफिसर को भी मैंने बिठा रखा है एक स्थान पे जहाँ से वो सब देखेगा, आप एक ही गोला फेंको। बहुत बहस हुई मेरी और उनकी, तब वो समझ गए कि नहीं इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो उन्होंने पहला गोला फेंका तो हमारी दीवार पे गिरा, बाउंड्री पे, पूरी दीवार नीचे जमीन पे गिर गई। कहता कहाँ गिरा? मैंने कहता हमारी बाउंड्री पे गिर गया। क्या हुआ? मैंने सर दीवार गिर गई और क्या हुआ, बना देंगे इसको, लकड़ी पत्थर ही की तो दीवार है। कहता अच्छा तो क्या अब? मैंने सर ऊंचाई दो उसको, थोड़ा हाइट दो उसको। तो दूसरी गोला बीच में गिर गया, इंडिया पाकिस्तान के। तीसरा गोला और ऊंचाई दी तो उनकी दीवार तोड़ दी उसने। चौथा गोला उनके सर पे गिर गया। मैं सर गिर गया सर पे, अब आप 8 तोपे सब खोलो उसके ऊपर। उन्होंने खोल दिया तो करीब 100 से 150 राउंड उन पे गिरे। जैसे गिरे तो या अल्लाह ये वो शुरू वहां से आवाज। तो 5:30 का समय शाम के, उसके बाद वहां से फायरिंग भी बंद, आवाज भी बंद। मैंने बोला ये लोग फायर क्यों नहीं कर रहे? कल तो 11:30 बजे तक फायर किया उन्होंने। तो कोई फायर नहीं, अगले दिन सुबह तक कोई फायर ही नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान ने। तो मुझे लगा कुछ नुकसान हुआ या कुछ ना डर गए। 9 बजे मैंने अपने हवलदार साहब आए, सर क्या करना है? मैंने कहा गुड मॉर्निंग करना है इनको। कि वो क्या होता है? मैंने कहा और 100 राउंड फेंको उन पे। तो और 100 राउंड हमने गोले फेंकवाए नीचे से बोल के। उसके बाद कोई असर नहीं, पूरा दिन कोई फायर नहीं, 15 दिन तक कोई फायर ही नहीं हुआ हमारे बीच। बट एक चीज उन्होंने ध्यान रखा कि हमारी हरकत को उन्होंने बिल्कुल रोक दिया। कहीं भी अगर हम मूव करें ठक एक गोली मार दें उस इलाके में। तो मैं समझ गया कि दुश्मनी भी बनी हुई है बट फायर नहीं कर रहे ये लोग। बट मैं वो 15 दिन, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे लिए वो काला पानी से कम नहीं था। क्यों? पहले तो ब्रह्मा कुमार के रूप में मेरे लिए कोई व्यवस्था थी नहीं वहां पे। मैंने कहा ना स्नान करने तक की व्यवस्था नहीं थी मेरे लिए। दूसरा खाने पीने का तो खैर मैं जैसे भी तैसे शुद्ध भोजन खा रहा था। दूसरा तीसरा ना आपका हरकत, हम रेंग रेंग के हरकत कर रहे थे, क्योंकि खड़े हुए तो देख ले हमको, तो हमको रेंग के करना पड़ा था। तो बड़ी स्थिति खराब थी। बट मैंने उस स्थिति में भी ना मुरली अमृत वेला करता रहा, तो जैसे एक पॉजिटिव मेरा माइंड सेट बना रहा। तो मैं उस पॉजिटिव माइंड सेट में, उस सकारात्मक विचारधारा में उसको दृष्टि देता रहा। और एक विचार आया मन में कि देखो ये बंदा इतना खतरनाक नहीं जितना अब एक और दुश्मन जो यहाँ बैठा है वो खतरनाक है। और वो है वहां पे ठंड, बर्फ। देखो जब बर्फ गिरती है ना तो बहुत मुलायम होती है, बहुत अच्छी होती है, पर जब वो सूखती है धूप में तो वो दुश्मन बन जाती है, क्योंकि उसमें लोग फिसल जाते हैं और कितनी दूर गिर जाते हैं और फिर तो उनकी लाश ही उठानी पड़ती है। तो मुझे यही ख्याल आ रहा था कि यार अगर ये अक्टूबर, अच्छा उन दिनों अक्टूबर में पहली बर्फ गिर गई 1 इंच 2 इंच की, तो मैंने बोला अगर ये ऐसे ही हमारा हालत रहा तो हम तो परेशान हो जाएंगे। तो बाबा जैसे प्रेरणा करते हैं, बच्चे अब तुम शांति का यहाँ स्थापित करो और मित्रता करो इससे दोबारा, और यहाँ पे इस दुश्मन से लड़ो, ये जो ठंड है यहाँ पे बर्फ है। तो मैंने उस दिन शाम को कमान अधिकारी को मिलाया फ़ोन, मैंने कहा सर सब ठीक है और हालात शांत है बट तनातनी बहुत ज़बरदस्त है। कहता है आप जब से बैठे हो ना कर्नल सती, मेजर सती, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं निश्चिंत हूँ आपकी वजह से वहाँ पे नीचे अपने हेडक्वार्टर में। तो मैंने बोला सर अब आपको मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहते बताओ। मैंने बोला सर मेरे को अब दूसरा दुश्मन दिख रहा है यहाँ पे। वो कौन सा है? मैंने कहा कि सर बर्फ। कहते हाँ वो बहुत बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। तो मैंने बोला सर उससे निपटने के लिए अब मुझे यहाँ दोस्ती करनी पड़ेगी, मुझे शांति स्थापित करनी पड़ेगी। शांति? उसको लगा ना कि कैसे शांति की बात कर रही है ना, ये तो फौजी अफसर है। तो मैं लगी हाँ सर, क्योंकि ना जब तक हम मित्रता नहीं करेंगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। कहते कौन करेगा शांति स्थापित? मैंने सर हम करेंगे। आप कर सकते हो? मैंने हाँ सर। उसको पता तो था ये नॉन वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन है, थोड़ा पूजा पाठ करता तो पता नहीं कर पाएगा नहीं। कहता अच्छा ठीक है ना, तुम अगर चाहते हो, तुमको लगता है एज ए पोस्ट कमांडर की ये जरूरी है तो करो। तो मैंने एक जवान को बुलाया, मैंने कहा कि देखो पहले तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे,
कहता बातचीत करते थे, हेलो हाई होती थी साथी के साथ। मैंने इसको साथी को आज आवाज दीजिए, साथी हमारे कमांडर से कल शाम बात करेंगे, बोलते रहना जब तक जवाब नहीं देगा। तो बोलता रहा। आधे घंटे बाद वहां से जवाब आता है पाकिस्तानियों से, हम तैयार हैं बातचीत के लिए। अब अगला दिन थर्सडे, सदगुरुवार का दिन, स्वीडन का एक सफेद है ना सूट पहन के मैं बीके बन के खड़ा हो गया और ऐसे हाथ हिलाने लगा। तो मेरे जवान बिल्कुल डर गए, कहते सर आप क्यों ऐसे कर रहे हो, इसका कोई भरोसा नहीं, ये अभी गोला मार देगा आपको, गोली चला देगा, आपके सर पे मार देगा। मैंने बोला मनी मन कि बच्चे तुम क्या जानते हो कि हमने कौन सी गोली ऑलरेडी चला दी, और वो थी दृष्टि की शुद्ध और पवित्र गोली। तो मैं बहुत निश्चिंत होकर खड़ा था। तो वहां से इतना छोटा हाथ हिल रहा है, छोटा सा, मैं समझ गया कमांडर ही होगा इसका। मैंने कहा टाइगर, मैं टाइगर बोल रहा हूं भारत की इस पोस्ट से, हमारे बीच में कुछ दिनों से फायरिंग हो रही थी, आप कुछ बना रहे थे, हमने इतराज किया तो इसलिए फायरिंग स्टार्ट हुई, और पिछले 15-20 दिनों से तो बहुत तनातनी चल रही है। बट अब मैं आज आपको आश्वासन देने आया हूं, इसलिए बातचीत हो रही है कि भारत की तरफ से आप पे कोई फायर नहीं होगा और एक भी गोली हम नहीं आप पे चलाएंगे। आप कुछ अगर करना चाहते तो आप भले करो। अब उसका जवाब देखिए, योग बल का जवाब देखिए। बाबा कहते हैं ना वाइब्रेशंस का कितना असर होता है आपकी शुभ भावनाओं का। जवाब क्या आता है, मैं भी शांत प्रिय सैनिक हूं और आपने भी बहुत दिनों से हरकत को अपना रोका हुआ है, तो अब आप सुन लीजिए, पाकिस्तान की तरफ से आप पे कोई फायरिंग नहीं होगी, एक गोली भी फायर नहीं होगी, आप आराम से अपनी हरकत करें। मैंने कहा दोस्त मैं आगरा का हूं, परिवार के साथ आगरा घूमने आओ, मुझे बड़ी खुशी होगी। कहता है सर मैं पेशावर का हूं, आप पेशावर आइए। फिर बहुत देर तक हमने बातचीत की। उसके बाद रात को मैंने देखा सेंट्री जो है कह रहे हैं साथी एक शायरी सुना दे यार, बहुत दिनों से शायरी नहीं सुनी है। तो शेरो शायरी हो रही है। अगले दिन 9 बजे वहां का ना सेंट्री कह रहा है पाकिस्तान का, भाई साहब साथी आप हरकत नहीं कर रहे हो, 9 बज गए हैं, करो हरकत करो। तो मेरे जवान डरे हुए थे कि भाई ये तो वही पाकिस्तान है, मुंह में राम बगल में छुरी, कुछ भी कर सकता है ये। तो मेरे पास आए, कहते हैं सर चिल्ला तो बहुत रहा है वो, क्या क्या बोल रहा है। कहते हरकत करो साथी हरकत करो। पर सर हम तो नहीं करेंगे। मैं क्यों नहीं करोगे। कहते सर भरोसा नहीं ना इनका कुछ भी, ये ऐसे ही बोलते हैं, फिर गोली चला देंगे हम पे। मैंने नहीं, मुझे विश्वास है कि नहीं चलाएंगे। तो मैं फिर अब उस स्थान में खड़ा हो गया जहां सर से लेके पांव तक वो मुझे देख सकते थे। मैं वहां पे टहला तो मैंने देखा एक सेंट्री पाकिस्तान का खड़ा है, मशीन गन लेके हमारी तरफ ऐसे एम कर रहा है। तो मैंने उसको ऐसे हाथ हिलाया उसकी तरफ, है ना, तो उसने भी हाथ हिलाया प्यार से। तो फिर मैं अपना काम में है ना टहलता रहा। फिर मैंने देखा हवलदार की तरफ, मैंने कि कुछ नहीं हुआ यार, तुम क्यों डरे हो। कहते हाँ साहब कुछ तो हो नहीं रहा है। मैंने तुम निश्चिंत रहो, करो काम अपना। तो उसने हमारा बहुत पोस्ट को नुकसान किया। तो मैंने तुरंत कमान अधिकारी को बताया कि सर शांति स्थापित हो चुकी है पर बहुत पोस्ट का नुकसान हुआ है, आप कुछ सामान भेजेंगे। कहता है मैं खुद आ रहा हूँ देखने सब कुछ स्थिति को, और फिर तुमको जो सामान चाहिए मैं दे दूंगा तुम्हें। तो वो आया देखने, उसको बहुत दुख हुआ कि ना स्थिति खराब है। कहते तुम्हें क्या चाहिए, मैंने उसको लिस्ट बना के दी। कहते ये सब सामान विदिन 24 आवर्स आपके पास पहुंचा देता हूं मैं। उसने जैसे पहुंचाया तो सबसे पहले इस ब्रह्मा कुमार ने अपना बाथरूम बनाया, अटैच टॉयलेट। मैंने बोला यार क्योंकि बिना स्नान के तो हम रह नहीं सकते, और उस हाइट पे मैंने एक दिन भी स्नान नहीं छोड़ा, चाहे -20 था चाहे +10 था। खैर 1.5 साल हम वहाँ रहे और हमने उस पोस्ट को बहुत अच्छा बना दिया, बिल्कुल सुंदर बना दिया। कुछ उसमें और 2-4 मोर्चे बिना दुश्मन को पता लगे तैयार कर दिए। तो एक दिन मैं किचन में गया, जैसे शांति स्थापित हुई। मैंने बोला कि देखो भाई किचन में जहाँ खाना बनता है कैसा है। तो देखा कुक खाना बना रहा है, खुद भी काला है, किचन भी काला है, और फोटो बड़ी अच्छी लगा रखी है, श्रीदेवी भी है तो हेमा मालिनी भी है तो सब है। तो मैंने बोला ये तुम्हें क्या लगा रखे इतनी फोटो। कहता है, मैंने बोला एक चीज बताओ पहले फायरिंग के टाइम में किस देवी ने दर्शन दिया किसी ने। कहता है मैंने फिर ये सब यहाँ से हटाओ, यहाँ पे भगवान के चित्र लगेंगे अभी, है ना। तो मैंने सारे भगवान के चित्र लगाए वहाँ पे, पूरा किचन साफ कराया, पूरे स्टोर चमका दिए, मतलब उस पोस्ट की काया पलट दी, और जवानों को खूब ट्रेनिंग कराने लगा। तो जब हम लोग 1 महीना हमको हो गया काम करते करते, तो ना पाकिस्तान वालों का आवाज आया, साथी हमारे टाइगर आज आपके टाइगर से बात करना चाहते हैं। तो हम सब खड़े हो गए पोस्ट के सामने। तो उनके टाइगर ने कहा सर गुड इवनिंग, आप कैसे हो। मैंने बिल्कुल ठीक है। सब ठीक है। मैंने बिल्कुल ठीक है, आप लोग सब ठीक हैं। कहते हैं हाँ सर हम भी सब ठीक हैं। तो मैंने बोला आपने याद किया आज। कहते हैं हाँ सर हमने आपको एक विशेष रिक्वेस्ट के लिए याद किया। मैं बताओ। कहते सर आजकल आप लोग बहुत काम करते हो, सुबह 9 बजे 8 बजे आप लोग काम शुरू करते हो, 5 बजे तक लगा रहते हैं आप लोग, है ना,
मैंने कहा हाँ, जो तोड़ा है वो ठीक कर रहे हैं भाई, है ना, आपने बहुत हमारा नुकसान किया। कहता है सर करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपसे, आप जितना जो काम करना चाहते हैं आप सब करो, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि कल हमारे एक सीनियर कमांडर हमारी पोस्ट को विजिट कर रहे हैं, कल आप काम मत करना। मतलब पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है मेरे से। मैंने हाँ बिल्कुल यार, तुम्हारा इतना तो हम ख्याल रखेंगे, आपने अच्छा बता दी, नहीं तो हमें कहाँ पता चलता। कहते नहीं हाँ सर बिल्कुल, कल मत करना, बस परसों फिर आप शुरू कर देना। तो हमने अगले दिन काम नहीं किया। तो ऐसे हम बड़े प्यार से 1.5 साल रहे, है ना, बहुत शांति से रहे। उन्हें भी पता चल गया कि भाई ये कोई है ना विशेष आप। तो एक बार मैं छुट्टी गया बीच में, तो वापस आया तो मैं शिव बाबा का झंडा लाया। तो वहाँ मंदिर तो था ही, तो उसमें हमारा लाल झंडा होता है, आपको पता है मंदिरों में ना। तो मैंने शिव बाबा का झंडा लगा दिया। पाकिस्तान वाले को ना पसीना आ गया कि ये कौन सा झंडा है, ये झंडा कहीं कोई सिग्नल तो नहीं है। अरे मैंने बोला तुम इतना डरते हो? कहते हैं सर ये पहली बार झंडा लगा है, आपका तो लाल झंडा होता था, ये कौन सा झंडा है? मैंने कहा ये शांति का झंडा है भैया, ये परमात्मा का खुदाई खिदमतगार का झंडा है। अच्छा सर हम तो डर गए थे, पता नहीं क्या आप है ना क्या झंडा आपने डाल दिया। खैर उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, उस झंडे का कमाल देखिए, बाबा के झंडे का। 2003 फरवरी में हम वहां से उतरे उस पोस्ट से और मेरठ चले गए, हमारी पूरी पलटन मेरठ चले गई। और फिर एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं आपको, एक जवान नहीं मरा उतनी फायरिंग में। एक जवान बर्फ में गिर के नहीं फिसला, क्योंकि हमने पहले तैयारी कर ली और हम सुरक्षित थे। खैर तो उसके बाद हमने वो जब हम वहाँ से चले गए 2003 फरवरी में मेरठ में, तो 2003 दिसंबर में आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। आपको याद होगा बहुतों को कि मुशर्रफ आगरा आए थे, याद होगा, कई लोगों को याद होगा। तो उन्होंने उस यात्रा में एक संधि की भारत से, इसको बोलते हैं युद्ध विराम संधि। उस संधि में यह तय हुआ कि जितनी भी लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलसी है, अब उसमें फायरिंग हम नहीं करेंगे, ना हम करेंगे ना आप करेंगे। इसलिए अभी बीच में जब फायरिंग होती है ना, कई बार आप जम्मू में सुनते फायरिंग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, है ना, युद्ध विराम का उल्लंघन बोलते हैं इसको। क्योंकि युद्ध विराम आपने साइन किया है तो फिर क्यों फायर किया, तो उसको उल्लंघन बोलते हैं हम लोग। बट वो वहीं पर फायरिंग होती है। अब ऊपर तो बिल्कुल फायरिंग बंद होगी, सियाचिन में भी बिल्कुल फायरिंग नहीं होती है, पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल फायरिंग नहीं होती है। ये कब शुरू हुआ? 2003 दिसंबर से शुरू हुआ। और मैं कब चला वहां से? 2003 फरवरी में। कितने साल रहा? 1.5 साल। वो 1.5 साल मैंने क्या किया, और फिर बाबा का झंडा भी 6 महीने लगा रहा। वो जो वाइब्रेशंस, बाबा जो कहते हैं ना सकाश, उसका असर ये हुआ कि जो 2003 में आज तक युद्ध विराम चल रहा है। ये हम लोग को विश्वास नहीं होता कि हमारी पावर्स हैं हम में, सिर्फ क्या करना है, यूज करना है उसको। खैर जब हम मेरठ चले गए, सब शांति हो गई, तो नई पलटन आ गई हमारे बदले में। तो उनके जो बॉस थे, कमान अधिकारी, एक कार्यक्रम से जब आए वहां पे मेरठ, तो मुझसे मिले एक फंक्शन में। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, कहते हैं हाथ मिलाया, कहते हैं कैसे हो तुम? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अरे यार तुम बड़े ग्रेट आदमी। मतलब क्या हो गया? अरे तुम्हें पाकिस्तान वाले याद कर रहे थे। मैंने सर पाकिस्तान वाले? और मेरे को भाई कोई गलती होगी तो बता दो सर, है ना, कुछ बुराई तो नहीं कर रहे थे? कहते नहीं, तुमको पता होना चाहिए, एक किस्सा हुआ हमारे साथ, बहुत दुखद घटना हमारे साथ घटी आपके जाने के बाद, इसी साल जनवरी में, 2004 जनवरी में। तो मैंने बोला क्या हुआ सर? कहता है यार 8 फीट बर्फ तो होती है वहाँ पे, 8-10-9 फीट, और हमारा जवान रात को बाथरूम के लिए निकला, पता नहीं किधर चला गया और फिसल गया अंधेरे में, और सीधे 200 फीट नीचे मर गया, और डेड बॉडी पाकिस्तान। और हम रात भर उसकी यहाँ वहाँ ढूंढे, कहीं मिले ही नहीं वो। तो अगले दिन सुबह देखा तो डेड बॉडी पड़ी हुई है। अरे बाप रे, और वो तो उनके इलाके में पड़ी हुई है, तो फिसलता हुआ चला गया उधर तक। तो अब क्या करें? तो हमने वाइट फ्लैग दिखाया, तो वो समझ गए, तो उन्होंने भी वाइट फ्लैग दिखाया। फिर हम गए, फिर वो भी आए, जी हमारे बॉडी दे दीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल ले लीजिए। फिर बातचीत हुई बहुत देर तक हमारी। उस बातचीत के अंत में उन्होंने पूछा ये मेजर सती कहाँ है आपकी? तो मैंने अपना नाम मेजर रवि बता रखा था उनको। तो उन्होंने कहा नहीं मेजर रवि। कहता है दुश्मन को आप कम मत समझो, हमें सब पता होता है आप क्या, है ना, होलिया पूरी क्लियर है हमारे पास। कहाँ है मेजर सती? तो क्या बात है, क्यों पूछ रहे? कहते नहीं सर हमें कोई शिकायत नहीं है। वो ऑफिसर बहुत लंबे समय तक उस पोस्ट पे बैठा रहा, जो इतना कभी कोई आपका अफसर नहीं बैठता है, बट उसकी जो पॉलिसी थी जियो और जीने दो, वो हमें बहुत पसंद आई। और उसको अगर कभी आपको मिलता है ना तो बोलना हमने इसको अपना सलाम भेजा हुआ है। तो देखो बाबा का कमाल, अपने जवान तो सलाम कर ही रहे हैं, दुश्मन भी सलाम का पैगाम भेज रहा है। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि हम बाबा के सामने सिर्फ निमित्त होके चले,
समर्पित होके चले। अंत में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आर्मी में 33 इयर्स नौकरी की और 2 महीने पहले रिटायर हुआ नवंबर में, इसी 22 में। रिटायर होते ही चूंकि मुझे हमेशा लगता था कि मेरा जीवन बाबा का जीवन है, बाबा ने मुझे बनाया है जो मैं हूँ आज, मैं तो कुछ और ही दिशा में जा रहा था, बाबा ने मुझे कुछ और ही दिशा पे सम्मानपूर्वक, है ना, एक ज़िंदगी जीने का मौका दिया। तो मुझे अब बाबा की ही सेवा करनी है। तो मैंने अपना रिटायर होते ही, मैं पिथौरागढ़ से रिटायर हुआ, पिथौरागढ़ मेरा लास्ट पोस्टिंग थी। तो वहाँ से रिटायर होते ही मैंने अपना सारा सामान उठाया, सीधे शांतिवन गया। एक छोटा मैंने फ्लैट बाहर लिया हुआ है, फ्लैट में सामान रखा और रहने लगा। तो उतने में यज्ञ वालों ने को पता चल गया कि आ गया है हमारे बीच में। तो निर्भय भाई जी ने बुलाया कि इधर आइए। जी भाई साहब, आपने इतना देश की सेवा की है, आपके इतने सुंदर अनुभव हैं और सुरक्षा से आप जुड़े रहे हो, तो आप ऐसा एक काम करो जो हम चाहते हैं आपसे, कि आप यज्ञ के जितने भी स्थान हैं यहाँ पे, इनकी सुरक्षा को संभालो। हम आपको सारी सुविधाएं देंगे और आप यहाँ ही रहो, अंदर ही रहो, भले अपने घर जाते रहो बट रहो अंदर हमारे साथ। और अब उस सेवा में समर्पित होके आपकी शुभकामनाओं के साथ लग गए हैं। ओम शांति।